हाय नमस्ते ड्रीमर्स। आज तारीख है 18 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज सैटरडे है तो आज हमारे पास कोई कार्टून नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने आर्टिकल की ओर। तो आर्टिकल में बेसिकली हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो ईरान के ट्रीटी के रिगार्डिंग है। ईरान और यूएस के रिलेशन के रिगार्डिंग है और उसका इंडिया और चाइना से क्या लेना देना है, उसी के पर्सपेक्टिव में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। देखिए हुआ कुछ ऐसा है कि ईरान ने अभी रिसेंटली ईरान की गवर्नमेंट ने किया क्या है कि एक रेल प्रोजेक्ट से की फंडिंग खुद ही से स्टार्ट कर दी। बेसिकली एक रेल प्रोजेक्ट था जिसे इंडिया को कंप्लीट करना था, लेकिन जस्ट सैंक्शन लगने की वजह से, यूएस के सैंक्शन लगने की वजह से वो जो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट था कि इंडिया उस रेल प्रोजेक्ट को प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो हुआ क्या कि ईरान की गवर्नमेंट ने उसकी फंडिंग स्टार्ट कर दी। देखिए मैं बात कर रहा हूँ चाबार पोर्ट की। तो चाबार पोर्ट के लिए तो इंडिया को वेवर मिल गया था कि इंडिया चाबार पोर्ट को डेवलप भी कर सकता है, उसमें फाइनेंस भी कर सकता है और उसका यूज़ भी कर सकता है। उसे यूएस से इस बात के लिए वेवर मिल गया था ईरान में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। जब यूएस का सैंक्शन लगा ईरान में तो जो वेरियस कंट्रीज़ थी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट ईरान पे रोक दिया। तो ईरान के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और उसी के पर्सपेक्टिव में जब चाबार पोर्ट डेवलप होना था, 2003 से ये वाली बात चल रही थी कि ईरान में होगा क्या कि एक रेलवे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया जाएगा। उसमें होगा क्या कि चाबार पोर्ट से लेकर के एक ईरान में ही एक जाहिदान नामक एक शहर है, तो वहाँ पर क्या करना था, वहाँ पर बेसिकली एक रेल प्रोजेक्ट से उसे जोड़ना था। चाबार पोर्ट को उस जाहिदान नामक शहर से जोड़ना था और इसके लिए इंडिया की एक कंपनी जिसे बोलते हैं इरकॉन, तो इरकॉन बेसिकली ईरान की कंपनी के साथ मिल करके उस रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली थी। देखिए चाबार पोर्ट जहाँ पर डेवलप हुआ वो ईरान का बहुत ही लेस डेवलप्ड इलाका है, मतलब वो क्षेत्र बहुत ही कम डेवलप्ड है। तो इंडिया ने किया क्या कि वहाँ पर चाबार पोर्ट डेवलप किया और ईरान को ये एश्योर किया कि इस पोर्ट की मदद से होगा क्या कि उनकी इकोनॉमी रिवाइव करेगी, उनको काफ़ी प्रॉफिट होगा। इंडिया का क्या एडवांटेज है कि जो हमारे पास पोर्ट है अभी जो गुजरात में जो पोर्ट है जो कांगड़ा पोर्ट है, वहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर हमें ये चाबार पोर्ट मिल जाता है। मतलब ये हुआ कि इंडिया अपने किसी भी गुड्स को अगर वो चाहे मिडिल ईस्ट में पहुँचाना चाहे तो उसके पास एक सिंगल वे है, वो है चाबार पोर्ट। तो चाबार पोर्ट के रिगार्डिंग तो उसे मिल गया था, वेवर मिल गया था, लेकिन चाबार पोर्ट तक सामान पहुंचाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि चाबार पोर्ट तो हमारा एक्सेस केवल ईरान तक पहुंचाता है, लेकिन हमें ईरान से मिडिल ईस्ट तक जाना है। तो अगर हमें ईरान से अगर मिडिल ईस्ट तक जाना है तो हमें फर्दर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वहाँ भी हमें मूव करना होगा। तो उसी की कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ था ईरान की गवर्नमेंट के साथ कि हम करेंगे क्या कि इस चाबार पोर्ट से लेकर के आपके जाहिदा नामक शहर तक हम क्या करेंगे कि एक पोर्ट का हम निर्माण करेंगे, रेलवे ट्रैक का हम निर्माण करेंगे। देखिए रेलवे ट्रैक के निर्माण में उसमें 2 फेज़ है। पहला फेज़ ये है कि उस ज़मीन को थोड़ा सा क्या करना है कि नॉर्मल करना है, क्योंकि काफ़ी उबड़ खाबड़ है, वहाँ काफ़ी पहाड़ी इलाका है। तो एक इंजीनियरिंग के माध्यम से करना क्या होगा कि उसे एक रेलवे ट्रैक के लायक बनाना होगा। तो इंडिया को बेसिकली वो खुद तो कर नहीं सकता, इंडिया को वेरियस मशीनरीज करनी थी इंपोर्ट वेरियस कंट्रीज से। लेकिन इंडिया को तो वेवर मिला हुआ है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं वो अपनी मशीनरीज को ईरान में भेज नहीं सकती हैं। तो इसकी वजह से इंडिया का काम, वहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट क्या होता है, डिले हो जाता है। और जब ईरान ने ये देखा कि इंडिया काफ़ी डिले कर रहा है, इंडिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो हुआ क्या कि उन्होंने अपनी खुद की फंडिंग से इस रेलवे के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब वेरियस प्रोजेक्ट में, वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स में ये बोला जा रहा है कि ईरान ने किया कि इंडिया को इस रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया के लिए द्वार हमेशा खुला हुआ है, वो जब चाहे तो इसमें एंट्री कर सकता है। अभी हमने फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को अपनी फंडिंग से स्टार्ट कर दिया है।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था इसकी वजह से। अब हम बात करेंगे कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है अफ़गानिस्तान में, कह रहे हैं कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो वहाँ की इकोनॉमी को थोड़ा सा एक स्टिमुलस पैकेज चाहिए। और जो वेरियस कंट्रीज है, क्योंकि अफ़गानिस्तान क्या है कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कि मीन उसकी बाउंड्री किसी भी पोर्ट से लगती नहीं है। तो अगर वो ट्रेड करना चाहेगा तो उसके लिए उसको किसी न किसी पोर्ट की आवश्यकता होगी। उसके पास एक दो विकल्प और है, ग्वादर पोर्ट भी है, लेकिन वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, तो इंडिया से वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। ठीक है। और चाबार पोर्ट में क्या होगा कि वो इंडिया से ट्रेड कर पाएगा। तो इंडिया को वो एक बेहतर ट्रेडिंग पार्टनर मानते हुए बेसिकली इस चाबार पोर्ट से कर क्या सकता है, वो ट्रेडिंग कर सकता है। ना केवल अफगानिस्तान, बल्कि अगर हम अफगानिस्तान तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके तो अफगानिस्तान से हम तुर्कमेनिस्तान, इवन रसिया और इवन यूरोपियन कंट्रीज तक, हम कैस्पियन सी तक हम पूरा प्रॉपर इस रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के जा सकते हैं। और कर क्या सकते हैं कि हम पूरे यूरोप के साथ हम व्यापार अपना आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यूरोप के साथ हमारा जो व्यापार है वो केवल $67 बिलियन का है। और इसमें हो क्या सकता है, इसमें बहुत भयंकर उछाल आएगा अगर हम इस चाबार पोर्ट से लेकर के इस रेलवे प्रोजेक्ट को इवन हम तुर्कमेनिस्तान तक हम खींच करके लेकर के जाते हैं। क्योंकि उसके बाद तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बहुत वेरियस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिया को यहाँ तक का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से डेवलप करना होगा, सो दैट कि जो एक हमारे पास अनएडवांटेज है पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन वो जस्ट पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र होने की वजह से इंडिया कर क्या पा रहा है, इंडिया उसका यूज़ नहीं कर पा रहा अभी राइट नाउ। तो इंडिया उसी को क्या करना चाहता है, इग्नोर करना चाहता है, बाइकआउट करना चाहता है, और वो चाबार पोर्ट के थ्रू वो मिडिल ईस्ट में घुसना चाहता है। लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से ये इतनी ढेर सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ईरान करता क्या है कि ईरान अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा सा टूवर्ड्स द चाइना वो टिल्ट करता है। अब देखिए, चाइना इकलौती ऐसी कंट्री है, चाइना और रसिया, जिन्होंने यूएस के सैंक्शन के बाद भी एक बार्टर सिस्टम के थ्रू ही या ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया था। तो ईरान के लिए तो ये फायदेमंद सौदा साबित हो रहा है कि यूएस ने बोला और इंडिया ने तुरंत तेल खरीदना बंद कर दिया, व्यापार करना, प्रोजेक्ट को रोक दिया, काम करना बंद कर दिया। लेकिन चाइना ने क्या किया कि चाइना बेसिकली बार्टर सिस्टम में वहाँ की तेल की खरीद फरोख्त करता रहता है। इवन रसिया ने भी तेल वहाँ, चूँकि रसिया को तो तेल खरीदना नहीं है, बट स्टिल उसका वो सपोर्ट उसमें रहता है। और 2015 का जो ईरान की जो ट्रीटी थी वेरियस कंट्रीज़ के साथ, तो उसमें यूएस यूनिलैटरली बाहर हो जाता है, एक तरफा तरीके से बाहर हो जाता है। तो फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, वो यूएस को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि जब ईरान के साथ हमारी ट्रीटी हो गई थी 2015 में, तो आप उससे इस तरह से पुल आउट क्यों कर रहे हो। ईरान ने पूरी पेशेंटली के साथ देखा क्या कि देखें यूरोपियन कंट्रीज़ हमारी मदद करती हैं कि नहीं करती हैं, उसके बाद हम फिर वेरियस टाइप का डिसीजन लेंगे। लेकिन उसे किसी और कंट्री का सपोर्ट नहीं मिलता है, बल्कि उसे चाइना और रसिया का सपोर्ट मिल जाता है, इवन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी। क्योंकि अमेरिका ने किया क्या कि कन्वेंशनल हथियार खरीदने से भी ईरान को रोक दिया। अब देखिए, कन्वेंशनल हथियार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार इससे पहले जो सैंक्शन लगा हुआ था वो दिसंबर में वो ख़त्म होने वाला है। तो यूएस क्या चाहता है कि ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शन लगा दिया जाए, उस पर बैन लगा दिया जाए कि वो कन्वेंशनल हथियार भी वो परचेस ना कर सके। ठीक, लेकिन उसमें वीटो किसने लगा दिया, उसने वीटो लगा दिया रसिया ने और चाइना ने। तो रसिया और चाइना की वजह से जो ईरान की जो पूरी डिप्लोमेसी है, कह रहे वो थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि किसने उसकी सहायता की। अब ईरान क्यों टूवर्ड से इंडिया वो किस लिए टिल्टेड है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे इतनी सी बात बहुत अच्छे से पता है कि एक किस नामक एक आइसलैंड है, तो उस पर चाइना की नज़र है। तो चाइना क्या चाहता है कि चाइना उस पर अपनी मिलिट्री को वहाँ पर डिप्लॉय करना चाहता है। जस्ट फॉर वॉट, कि वो चाहता क्या है कि जो भी उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है ईरान में, तो उसकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग वो चाहता है कि उस किस वाले आइसलैंड पर उसकी मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉय हो जाए। जबकि ईरान ने एक उसका पैटर्न चेक कर लिया है चाइना का, कि वो वेरियस कंट्रीज़ में बेसिकली करते क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारा लोन देते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी ही मिलिट्री वहाँ पर डिप्लॉय करके उस पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसकी वजह से, इंडिया के सॉफ्ट नेचर की वजह से ईरान क्या है कि वो टूवर्ड से इंडिया टिल्टेड है।
और जब यूएस ने सैंक्शन हटाया था, जब 2015 में ट्रीटी साइन हुई थी यूएस के बीच में और ईरान के बीच में, तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ के पीएम मेन ईरान में विजिट भी करते हैं और वेरियस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग वहाँ पर डील भी साइन होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इंडिया के लिए एक लेसन की बात करते हैं आर्टिकल में। कहते क्या है कि ईरान की, केवल ये तो ईरान का केस नहीं है, इंडिया ने वेरियस कंट्रीज़ में, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में वेरियस प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा डिले कर देता है कि जिसकी वजह से जितनी कॉस्ट उस पर लगनी चाहिए थी, कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। तो इसकी वजह से चाइना को एक चांस मिलता है, चाइना को एक अवसर मिलता है, क्योंकि चाइना का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन द टाइम तो कंप्लीट कर ही देता है। कह रहे कि इस प्रकार का अप्रोच इंडिया को भी अपनाना चाहिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट को उसने स्टार्ट किया तो उसे ऑन टाइम फिनिश करना है। इंडिया के पास कैपेबिलिटी भी है, इंडिया करता भी है, लेकिन इतना डिले करने की वजह से इंडिया की डिप्लोमेसी वहाँ पर चाइना के पर्सपेक्टिव में कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से वेरियस हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कह रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनीज़ को क्या करती हैं, टेंडर दे देती हैं, इंडियन कंपनीज़ को नहीं देती हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ काफ़ी डिले करती हैं उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। राइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल पूरी तरह से डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है, देखिए 6 जुलाई में हुआ क्या कि यूजीसी ने एक एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए गाइडलाइन को इशू कर दिया। अब 6 जुलाई को वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है, कह रहे हैं उसमें एग्ज़ाम को अगस्त या सितंबर तक उसे फिनिश करवाने का एक आदेश मिल जाता है। अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अगर ऑल इंडिया लेवल पर बात करें तो 182 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया है, और 234 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अबाउट टू हैं, मतलब वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। अब कुछ अगर इस स्टेट की बात कर लें, हरियाणा की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बैन लगा दिया, बोला कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा अगस्त और सितंबर में यूजीसी के गाइडलाइन के रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन यूपी में क्या बोला, यूपी के जो वो हैं, यूपी की गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम क्या होगा कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और अगस्त और सितंबर वाले माह में ही कंप्लीट करवाया जाएगा, जिससे कि पूरा जो सेशन है वो ख़राब ना हो, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है वो अपने हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकें, उनका पूरा ईयर ख़राब ना हो। ठीक है, अब देखिए राइटर इसमें बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूजीसी का जो फंक्शन है ना, यूजीसी का जो काम था कि 1956 एक्ट के अंतर्गत उसे एक एडिशनल वर्क दे दिया जाता है। यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 के अंतर्गत उसे रेगुलेटरी पावर भी दे दी जाती है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लाइसेंस को वो टर्मिनेट भी कर सकता है। तो ये तो 1956 में यूजीसी को इस प्रकार का राइट मिलता है, लेकिन उससे पहले यूजीसी का जो फॉर्मेशन था, यूजीसी चूँकि यूजीसी का अगर आप फुल फॉर्म दोगे तो बेसिकली क्या है कि वो ग्रांट कमीशन है, मतलब वो करेगा क्या कि ग्रांट देगा, पैसे देना उसका काम है, ना कि रेगुलेट करना। लेकिन उसे जो 1956 के साथ जो उसके नाम में इतनी सी बात मेंशन है कि उसे ग्रांट देना है, तो कह रहे हैं कि ग्रांट तो कम, कह रहे हैं कि वो अब रेगुलेट ज़्यादा करने लगा है। कह रहे हैं कि उसे पैसा, यूनिवर्सिटीज़ को पैसा अब कम देता है, उसे रेगुलेट ज़्यादा करता है कि वेरियस टाइम पीरियड पर करता क्या है कि गाइडलाइन को इशू कर देगा कि किस प्रकार का एग्ज़ाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए एंड ऑल। राइटर के अकॉर्डिंग कि आज भी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, कह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम सेंट्रिक बन करके रह गया है। कह रहे हैं कि बेसिकली जो भी टेस्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में या जो पीएचडी होल्डर्स भी होते हैं, कह रहे हैं बेसिकली उनकी मेमोरी को टेस्ट किया जाता है कि बंदे को कितनी बातें याद हैं और कितना वो लिख पा रहा है, बस इतनी सी बात उसमें होता है। इसमें डेटा के बेसिकली प्रैक्टिकल यूज़ पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। कह रहे हैं बेसिकली एक बच्चा करता क्या है कि वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, फैक्ट्स को रटता है, एग्ज़ाम में जाकर के लिख देता है और उसे मार्क्स मिल जाते हैं और उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। राइटर कहते हैं कि सर्टिफिकेशन तो ठीक है, देखिए सर्टिफिकेट देना, सर्टिफिकेट का कल्चर तो ठीक है, इससे हमें होता क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा पर्सन स्किलफुल है और कौन सा पर्सन स्किलफुल नहीं है। लेकिन इस प्रकार का पैटर्न कि आप एग्ज़ाम सेंट्रिक अगर सर्टिफिकेट होता है तो बेसिकली उस वाले टाइम पीरियड में वो पर्सन किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को याद कर लेता है और याद करके एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर लेता है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं होती है कि उसके अंदर वो स्किल भी है। अब एक कंपेयर भी करते हैं, कहते हैं कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो एक इंडिविजुअल टीचर के पास पूरा फ्रीडम होता है कि वो किसी बच्चे का इवेल्युएशन
किस बेसिस पर कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि हर बच्चे को क्या होगा कि एक एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का और टीचर का जो रिलेशन होता है, कह रहे कि यूएस वगैरह में कह रहे इंडिविजुअल बेसिस पर होता है, लेकिन इंडिया में होता क्या है कि वन फिट वाला कोशिश किया जाता है कि वन फिट फॉर ऑल, एक खाका तैयार कर दिया, एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, बच्चा गया, कोर्स को ज्वाइन किया और कोर्स को फिनिश करने के बाद उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। कह रहे हैं कि इस प्रकार का अप्रोच कह रहे हैं वो सही नहीं है। कह रहे हैं एग्जाम सेंट्रिक हमारा इवेल्युएशन नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि स्किल टेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारा कोई भी कोर्स हो, कह रहे हैं उस पर स्किल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस सर्टिफिकेशन पर या एग्जाम सेंट्रिक पर। क्योंकि स्टिल अब आगे बात करते हैं, कहते हैं कि 1 बिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया में, कह रहे हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। कुछ ऐसी भी फैमिलीज होंगी जिसका जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, कह रहे हैं वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होगा, तो उसकी फैमिली के पास उस प्रकार की फैसिलिटी नहीं होगी कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। और अगर आप अगस्त और सितंबर में अगर आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हो तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, बिल्कुल जो आप इनइक्वलिटी होगा आप उसको बढ़ावा दे रहे होगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे होंगे, मतलब वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, और आप ऐसे टाइम पीरियड में आप एग्जाम कंडक्ट करवा करके आप उनका पूरा करियर आप खराब कर सकते हो। क्योंकि उसने बड़ी मेहनत के साथ 6 सेमेस्टर से लेकर के 10 सेमेस्टर तक के पूरे कोर्स होते हैं, तो उसने अपने हर सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। जस्ट कोविड-19 की वजह से अगर वो पढ़ने की स्थिति में नहीं होता है और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है और आप परफॉर्मेंस को उसी के बेसिस पर इवेलुएट करके आप उसको सर्टिफिकेट दे देते हो, तो कह रहे बिल्कुल भी फेयर नहीं है। कह रहे हैं कि आप तो फिर उन स्टूडेंट को आप वो कर रहे हो, फेवर कर रहे हो जिनके पास पूरी व्यवस्था है, लेकिन आप उन बच्चों को आप वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो, उन बच्चों के बारे में आप नहीं सोच रहे हो जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं भी हो सकती है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी हो सकता है। क्योंकि जब हम वेरियस कन्वेंशनल एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो उसके पास क्या होता है कि एक पूरा टाइम फ्रेम होता है। ठीक, अभी क्या हो रहा है कि जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी है, केवल वही पढ़ाई कर सकता है, केवल वही इस समय एक्सेस कर पा रहा है वेरियस इन्फॉर्मेशन को। तो अब इन्फॉर्मेशन बेसिस का आपका एग्जाम है और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का इसमें सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है इंटरनेट, और हर बच्चे के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये जो टाइम पीरियड है आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, कह रहे बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट इसमें केवल इसी डेटा की बात कर रहे हैं कि जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में कोविड-19 के केसेस क्या हो गए कि 1 मिलियन हो गए, तो इसकी वजह से हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। और एक और आर्टिकल है यहाँ पर, ये अगेन वही राजस्थान की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, और अशोक गहलोत अपनी गवर्नमेंट को बचाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके रिपरकशन की बात करते हैं, प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो एग्जाम सेंट्रिक नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में उतना रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में केवल एक ही बात यहाँ पर रेलिवेंट आती है, वो है 10th शेड्यूल मीन एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है, वो लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लीजिएगा। राइट, तो आज के डेट पे हमारे पास जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।